एवरीबडी, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस नए वीडियो पे। आज हम लोग ये वीडियो आप लोग लाए फेडरल बैंक के ऊपर। तो ये एक बहुत ही नई जो बैंकिंग सेक्टर की नई नहीं कहूँगा मैं, पुरानी इस बैंकिंग सेक्टर है, मगर ये जो आजकल बहुत ही चलन में चल रही है। इसके ऊपर बहुत सारे मिथ्स हैं कि क्या ये डूब जाएगी, क्या ये अच्छा परफॉर्म करेगी, क्या ये फर्दर हमारा HDFC बैंक जैसा बड़ी कंपनी बनने वाली है या नहीं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरी इसके बारे में जानकारी। पहले हम लोग बात करते हैं टिकर टेप्स के हिसाब से। जो ये बताया जा रहा है कि ये ग्रोथ इसकी लो है, लैगिंग है, वॉलिटिलिटी हाई है, ठीक। ये सब इसके प्रो वर्जन में मिलते हैं, लेकिन मैं आप लोग को फ्री में यूट्यूब पे आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। पहले हम लोग इसके रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? रेशियो। तो रेशियो एनालिसिस की बात करेंगे। पहले हम लोग इसका रेशियो PE रेशियो इसका है 14.50 का। ये आप लोग देख सकते हैं, ये 14.50 का इसका PE रेशियो है। इसका PB रेशियो है 1.46 का। ओके, एंड डिविडेंड यील्ड है 1.33% का। ये सब चीज़ है ये फेडरल बैंक के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेक्टर के PE। इसको इसके सेक्टर से PE रेशियो से कंपेयर करेंगे। इसका सेक्टर PE रेशियो है 22.44, जो कि ये अभी ये चल रहा है 14.50 के PE रेशियो के बारे में। मतलब ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगर हम लोग इसको इसके सेक्टर से कंपेयर करें तो ये अंडर वैल्यू निकलेगा। और इसका PB रेशियो जो है 2.32 है। इसका PB रेशियो है सेक्टर का 2.32 है। इसका PB रेशियो है 1.46। सेक्टर के PB रेशियो से ये भी अंडर वैल्यूड है। ओके, सो दोनों तरह से ये हम लोग को अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल रहा है रेशियोज़ के मामले में। डिविडेंड यील्ड सेक्टर ए से ज़्यादा ही डिविडेंड दे रहा है, बल्कि आप लोग को देखेंगे सेक्टर तो 0.91 का दे रहा है, ये 1.33 का डिविडेंड दे रहा है। तो ये सेक्टर से ज़्यादा का डिविडेंड दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी वीडियो में। इसके पीयर्स कंपनी के बारे में। अब बैंकिंग सेक्टर है या तो HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, ये सारे इसके पीयर्स कंपनी कॉम्पिटिटिव कंपनीज होंगी। और अगर इन लोग के पी रेशियो के बारे में बात करें, इन लोग का PE रेशियो 23, 29, अराउंड 20, उन सबके हिसाब से ये अंडर वैल्यूड है। ओके, सो ये एक थोड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि बाकी रेशियो के हिसाब से जितने भी रेशियो हैं सेक्टर के हिसाब से वो सही है। ये थोड़ा अंडर वैल्यूएशन है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने फाइनेंशियल ट्रेंड्स के बारे में। ओके, सो पहले हम लोग इसकी नेट इनकम के बारे में बात करेंगे। जो इसकी नेट इनकम हम लोग बात करने वाले हैं 2020 से, ईयर 2020 से बात करेंगे। 2020 में इसकी नेट इनकम थी 1580 करोड़ की। 21 में 1664 करोड़ हो गई। 2022 में बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी आई है और 1969 करोड़ की इसकी बढ़ गई। और अभी TTM माने तो वो जो अभी की प्रेजेंट की इसकी इनकम है नेट इनकम, वो है 2467, जो कि अगर कंपेयर करें हम लोग लास्ट 2020 ईयर से बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। सो ये बढ़ता हुआ आप लोग को दिख रहा है। अब चलिए बात करते हैं आगे। इसके हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। इसके बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़। टोटल लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो कंपनी के लोन्स और डेब्ट्स होती हैं। टोटल एसेट्स जो कंपनी के पास फर्नीचर और उनके पास सामान होता है, मशीनरी वगैरह, उसको बोलते हैं हम लोग टोटल एसेट्स। ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी फंडामेंटल्स में, रिलेशन में। तो चलिए बात करते हैं। इसमें भी हम लोग ईयर 2020 से बात करेंगे। तो टोटल एसेट्स जो थे इसके वो 1,83,651 करोड़ के थे। ओके, फिर 2021 में बढ़ गए 2 लाख हो गए, 2,05,000 हो गए। फिर 2022 में 2,26,000 हो गए। ये भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी आई, 26,000 रुपये की पूरी बढ़ोतरी आ गई 20,000 की, ठीक। अब इसकी अगर हम लोग लायबिलिटीज़ की बात करें, 15,000 करोड़ थी, फिर 16,000 करोड़ हुई, 19,000 करोड़ हो चुकी है अभी टोटल लायबिलिटीज़। मैंने टोटल इक्विटी बता दिया। इक्विटी होल्डिंग देख रहे आप लोग बढ़ती जा रही, ठीक। चलिए मैं पॉइंट आपको कवर कर दिया। अगर हम लोग टोटल लायबिलिटीज़ की बात करेंगे, टोटल लायबिलिटीज़ 16,000 करोड़ थी, वो 1,68,000 करोड़ थी। फिर 1,88,000 करोड़ हो चुकी है, अब 2 लाख पहुँच चुकी है इसकी टोटल लायबिलिटीज़। ओके, सो लायबिलिटीज़ भी साथ ही साथ बढ़ती हुई आ रही हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, ये थोड़ा मुझको माइनस पॉइंट इसमें दिखा है। ओके, सो चलिए आगे इसकी कैश फ्लो में बात करते हैं। हाँ, इसके कैश फ्लो में एक बहुत ही बड़ी चीज़ देखने को मिली है इस साल को हम लोग। इस साल का जो इसका फ्री कैश फ्लो है वो माइनस में जा चुका है, -8,000 करोड़ में। ओके, इससे पहले अगर बात करें ईयर 2020 से हम लोग बात करते हैं इसके कैश फ्लो की, 3,500 करोड़ था, ठीक, फ्री कैश फ्लो। फिर 2021 में बढ़ गया, जो कि 11,000 करोड़ हो गया है। अब 2022 में पता नहीं क्या हुआ है, इसका कैश फ्लो जो फ्री कैश फ्लो था सब चला गया, बल्कि माइनस में आ गया है। सो अगर आप लोग ध्यान दें, आप लोग HDFC का फ्री कैश फ्लो देखें। जो HDFC बड़ा अभी सेक्टर है, मिड कैप का बल्कि लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है HDFC बैंक, उसका अगर देखें, उसका भी इस साल का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आया वो भी माइनस में आया है। ओके, सो कुछ ज़्यादा कुछ है इन कंपनीज़ के बारे में बैंकिंग सेक्टर में जिसमें कैश फ्लो सब माइनस में हुए हैं इस साल। सो चलिए मुझको ये भी थोड़ा माइनस पॉइंट इसमें दिखा। मुझको अभी तक 2 ही माइनस पॉइंट दिखे बस, और कुछ नहीं दिखा। अब चलिए आप लोग को मैंने
इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बता दिया। अब थोड़ी बात बताते हैं इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग बारे में। प्रमोटर्स होल्डिंग अगर आप लोग देखें सितंबर 2022 में FIIs की जितनी होल्डिंग थी अभी तक जो थी वो बढ़ती हुई आ रही है। हमेशा देखिए आप लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देखना ज़रूरी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 26.40 हो गई, इससे पहले 26.20 थी, इससे और 26 ही थी मार्च में। बढ़ती हुई सितंबर तक हम लोगों ने जो देखी प्रमोटर होल्डिंग वो बढ़ती हुई आई है। ओके, सो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ चुकी है। म्यूचुअल फंड्स पे इस पर भरोसा बढ़ता जा रहा है म्यूचुअल फंड्स का, वो भी अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। तो वो अभी तक 32 था, पहले 33 था, फिर 32 थोड़ा गिरावट आई थी, मगर फिर से इन्होंने 33 से भी ज़्यादा बढ़ा दिया, 34 कर दिया। म्यूचुअल फंड्स ने भी बहुत ही बढ़ोतरी दिखाई है, अपना इंटरेस्ट दिखाया है। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग्स में करते नहीं हैं। DIIs देख सकते हैं आप लोग, भर भर के माल ले जा रहे हैं DIIs भी। और अगर रिटेलर्स की बात करें वो तो DIIs से भी ज़्यादा भर भर के माल ले जा चुके हैं। ओके, सो ये हो गई टोटल होल्डिंग्स प्रमोटर से रिलेटेड और बाकी फंड से रिलेटेड। सो आज की वीडियो हमारे लिए इतना ही। हाँ, अब लास्ट में हम लोग ये बात करेंगे क्या हम लोग को ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में या नहीं रखना चाहिए। ठीक, देखिए जो इसकी जो ग्रोथ है उसकी जो पोर्टफोलियो वेटेज है वो 4.37% का दिखा रहा है। ठीक, और ग्रोथ बाकी देखा जाए मिड कैप, ये आप लोग को बाकी सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझको जहाँ तक अच्छे दिख रहे हैं। बस इस साल का थोड़ा मुझको कैश फ्लो जो था वो फ्री कैश फ्लो वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला उसने, मगर बाकी सारी चीज़ें इसमें सही हैं। आप लोग अगर इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग रख सकते हैं। इसके फ्यूचर अगर 1 ईयर के देखें 37% का रिटर्न दिया इसने, और 5 ईयर्स में 21%। मतलब अभी जो फ़िलहाल के ईयर है उसमें इसने ज़्यादा वेटेज दी है और ज़्यादा वो मूवमेंट दिखाई है। सो ओवरऑल इसने 2400% का रिटर्न दिया है, और जो आज का डेली रिटर्न है वो 2.52% का रिटर्न इसने दिया है। लो रिस्क है और आप लोग मिड कैप कंपनी है, इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही।